हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज जो हम बच्चों चैप्टर पढ़ेंगे वो आपकी क्लास 9th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है सेल। और इस चैप्टर को बच्चों हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, राइट। और आप अगर देख रहे हो वीडियो तो प्लीज़ आप अपनी बुक और कॉपी लेकर के बैठिएगा ताकि आप उसको अंडरलाइन कर सकें, राइट। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम पे एज इट इज़ ये पूरी स्लाइड्स मिल जाएंगी, वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं। ओके, तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं चैप्टर पे। तो बच्चों देखो, सेल क्या होता है। सेल जो होता है, सेल के बारे में आप तो डेफिनेशन तो अब तक रटी गई होगी, या नहीं रटी होगी तो 9th के लास्ट तक तो रटी जाएगी बच्चों, कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। ये डेफिनेशन तो बच्चों को बिल्कुल रट ही जाती है। ओके, अगर नींद में भी उठा के पूछोगे तो वो बता देंगे, पर आज जो है उसको पूरे लाइन को समझो, इसका बहुत ही डीप मीनिंग है। ओके, तो सेल जो होता है बच्चों वो होता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं बच्चों? जैसे ये जो डेफिनेशन सेल का लिखा हुआ है कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें देखो 3 बहुत बड़े बड़े और बहुत ही यूज इसकी मीनिंग है, राइट। एक है फंडामेंटल, दूसरा है स्ट्रक्चरल, तीसरा है फंक्शनल। और यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ का मतलब क्या है बच्चों? देखो, लाइफ का मतलब है कि लिविंग बींग्स। लाइफ का मतलब क्या है? लिविंग बींग्स। क्या है मतलब? लाइफ का मतलब लिविंग बींग्स की बात हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। ओके, तो एक जो लिविंग बींग होता है या लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है बच्चों, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप ले लो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप ले लो, चाहे वो एक सेल का बना हो, चाहे वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हमारे जैसा क्यों ना हो, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होंगे बच्चों? सेल के बने होंगे। किसके बने होंगे? सेल के बने होंगे। इसलिए सेल को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ व्हाट? सेल। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है बच्चों, वो किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। इसलिए सेल को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों लिखा हुआ है? देखो, स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक जो ऑर्गेनिज्म होता है, एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है बच्चों, उसके बॉडी के स्ट्रक्चर को देखोगे आप तो वो किसका बना होगा? सेल का बना होगा। जैसे आप इमेजिन करो, एक कोई बिल्डिंग है, राइट। कोई बिल्डिंग है या कोई वॉल है, तो बिल्डिंग कैसे बनती है? ईट या ब्रिक्स जोड़ के 1 2 3 4 ऐसे 100,000 ब्रिक्स मिल के क्या बनाते हैं? एक बिल्डिंग को बनाते हैं बच्चों। सिमिलरली हमारे बॉडी में, यानी कि अगर एक बिल्डिंग से आप रिलेट करो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी को बच्चों कौन बनाया होगा? एक बेसिक जो यूनिट होगी वो क्या होगी? सेल होगी। जिस तरीके से बिल्डिंग को बनाने वाला वो ईंट है, वैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने वाला जो बेसिक, जो फंडामेंटल जो यूनिट है वो क्या है? सेल है, राइट। तो सेल मिलकर के क्या बनाता है? टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म। तो एक ऑर्गेनिज्म जो है वो किसका बना हुआ है? तो सेल का बना हुआ है, राइट। अब तीसरी जो बात है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं सेल को? देखो, कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म लिविंग है। अगर वो लिविंग है तो उसकी बॉडी कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर रही होगी। जैसे एक नॉन लिविंग और एक लिविंग में की बॉडी में क्या डिफरेंस होता है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा होगा? न्यूट्रिशन उसके बॉडी में प्रोसेस हो रहा होगा, मतलब वो खाना खा रहा होगा, खाने को डाइजेस्ट कर रहा होगा बच्चों। और क्या उसके बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा, राइट। जैसे हमारी आंखें हैं तो आंखें देख पा रही हैं, कान है तो वो सुन पा रहे हो आप, राइट। तो जो बॉडी एक फंक्शन परफॉर्म करता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो बेसिक यूनिट पे अगर देखो तो कौन परफॉर्म करता है? सेल परफॉर्म करता है। और सेल मिल के वो ऑर्गेनिज्म का फंक्शन को एज अ होल दिखता है। जैसे अगर बात करें, क्लियर है ये बात कि एक जो सेल होता है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों है? क्योंकि सेल, एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल का बना हुआ है, इसलिए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोल रहे हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सेल का बना होगा। ओके, अब जो एक ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है बच्चों वो कौन बनाया हुआ है? तो सेल बनाया हुआ है, इसलिए स्ट्रक्चरल यूनिट बोल रहे हैं। और फंक्शनल यूनिट क्यों? क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो कहीं ना कहीं वो सेल परफॉर्म कर रहा होगा। यहाँ तक बात क्या क्लियर है? ठीक है। और अगर बात करें कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चों किसके बने होते हैं? तो जैसे अगर इस पेन की बात करें तो ये पेन, क्या ये भी पेन सेल का बना होगा? तो ऐसा नहीं है। ये पेन किसका बना होगा? आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे होगे, मैटर,
राइट। तो ये पेन किसका बना होगा बताओ? पार्टिकल्स का ना। ये पेन किसका बना होगा? पार्टिकल्स का। पर हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किसकी बनी होगी? तो वो बनी होगी बच्चों सेल की। क्लियर है? अब बात करते हैं कुछ डिस्कवरीज ऑफ सेल की। ये जो चार्ट है बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। तो आप मेक श्योर कि इसको अपने कॉपी में तुरंत के तुरंत नोट डाउन कर लें, राइट। तो डिस्कवरीज की बात करते हैं बच्चों। तो डिस्कवरीज में पहला साइंटिस्ट जो आते हैं हमारे रॉबर्ट हुक। कौन आते हैं? रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक 1665 में क्या किए थे? डेड सेल की डिस्कवरी किए थे। और एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। देन पुरकिंजे 1839 में क्वाइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म। देखो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म टर्म को क्वाइन किए थे। मतलब प्रोटोप्लाज्म होता क्या है बच्चों? प्रोटोप्लाज्म होता है पूरा का पूरा लिविंग कंटेंट ऑफ सेल को क्या बोलते हैं बेटा? लिविंग कंटेंट ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं बेटा कि स्लेडन एंड स्वान ने 1838 और 1839 में सेल थियरी दी थी। ओके, ये तो डिस्कवरीज की बात हो गई। आपकी जो एनसीईआरटी बुक आप लिए होगी या फिर जो भी साइड बुक होगी उसमें शुरुआत में दिया होगा रॉबर्ट हुक के बारे में। रॉबर्ट हुक जो थे बेटा वो क्या कैसे सेल की डिस्कवरी किए थे इसके बारे में थोड़ा हमें पढ़ना होगा कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था, राइट। खुद से माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था। खुद से माइक्रोस्कोप बना करके क्या किए थे? अब वो खुद से माइक्रोस्कोप बनाएंगे तो बाहर निकले होंगे, अलग अलग चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे। एक दिन वो क्या किए? बार्क ऑफ ट्री के बार्क, यानी कि ट्री का जो छिलका होता है बेटा उसको लिए और ट्री के बार्क से हमको क्या मिलता है? कॉर्क मिलता है। कॉर्क वही जो वाइन के बोतल पे जो लकड़ी लगा होता है ना, वो होता है कॉर्क, राइट। तो कॉर्क सेल आपके बुक में लिखा होगा कि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया था, यानी वो कॉर्क लिए और कॉर्क की थिन स्लाइस को अपने माइक्रोस्कोप में जब ऑब्जर्व किए बेटा तो उनको क्या दिखा? उनको दिखा कुछ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। क्या दिखा? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, राइट। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो था वो रिजेंबल कर रहा था बेटा हेक्सागोनल शेप से। किससे रिजेंबल कर रहा था? हेक्सागोनल शेप से। हेक्सागोनल माने जिसकी 6 एंड्स होती हैं, तो 6 एंड यानी कि हेक्सागोनल शेप से वो रिजेंबल कर रहा था। और जब और जो हेक्सागोनल शेप होता है बेटा उसको जो ये हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, हनी कॉम्ब मतलब मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर उनको दिखा कॉर्क सेल में, राइट। कॉर्क के वो पीस में। अब उसके बाद ये और कैसा दिख रहा? और लिटिल रूम जैसा दिख रहा ना, मतलब छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, लिटिल कंपार्टमेंट है। और लिटिल कंपार्टमेंट जो है बेटा उसको लिटिल रूम्स को लैटिन लैंग्वेज में बोलते हैं सेल्यूला। क्या बोलते हैं? सेल्यूला। तो वहाँ से डिस्कवरी हुई या नाम पड़ा आपका सेल का, उसको आगे चल के सेल बोल दिया गया, राइट। तो यहाँ से डिस्कवरी हुई बेटा सेल की। ओके, तो अब बात करते हैं आगे। अगर सेल थ्योरी की बात करें बच्चों तो सेल थ्योरी जो है वो दिया था मैथियस स्क्लेडन ने। किसने दिया था? मैथियस स्क्लेडन ने। ये है मैथियस स्क्लेडन जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, राइट। जर्मन बॉटनिस्ट थे और ये प्लांट सेल पे स्टडी कर रहे थे बेटा, क्योंकि बॉटनी या बॉटनिस्ट जो होते हैं, बॉटनी टर्म एसोसिएटेड है प्लांट से, तो प्लांट सेल पे स्टडी कर रहे थे और बताए थे कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। मतलब क्या कि मैथियस स्क्लेडन या स्क्लेडन ने बताया था कि सारे प्लांट जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? सेल के। और कौन से ईयर में ये बात बताई थी? तो बताई थी इन्होंने 1838। सारे के सारे ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बात करते हैं स्लेडन एंड स्वान की। किसकी बात करते हैं? थियोडोर स्वान की। जो स्वान थे बेटा वो थे ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट। अब जो जियोलॉजिस्ट या जियोलॉजी आप टर्म सुने होंगे, एक सब्जेक्ट होता है जिसमें हम एनिमल की स्टडी करते हैं। ओके, तो ये जो थे एनिमल सेल पे स्टडी कर रहे थे और बताए थे कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। सारे के सारे एनिमल्स जो होते हैं वो सेल के बने होते हैं। तो बच्चों अब जो नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट हैं वो कौन है? वो है हमारे रुडोल्फ वर्चो। कौन है? रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ वर्चो ने 1855 में बताया था, एक टर्म दिया था ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। अब देखो इसका क्या मतलब है। देखो अब तक कहाँ तक बात हो चुकी है कि सेल थियरी
प्रपोज कर दिया गया है, किसके द्वारा? स्लेडन एंड स्वान ने। स्लेडन ने क्या बोला था 1838 में कि सारे के सारे प्लांट जो होते हैं वो सेल के बने होते हैं, और जो स्वान ने बोला था कि सारे एनिमल्स जो होते हैं बेटा वो सेल के बने होते हैं। मतलब अगर दोनों लोग के स्टेटमेंट को हम कंबाइन कर दें तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, राइट। पर अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ था बेटा कि ये सेल आ कहाँ से रहा है, राइट। ये सेल आते कहाँ से हैं, बनते कैसे हैं, तो उसका जवाब देने के लिए आए थे रुडोल्फ वर्चो। कौन? रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ वर्चो ने बेटा बोला कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला सबसे कह डाला, राइट। अब ओमनी सेलुला ई सेलुला का बेटा क्या मतलब है? क्या मतलब है कि ओल्ड सेल डिवाइड एंड न्यू सेल्स फॉर्म्ड, या फिर न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब कि एक जो सेल होता है बेटा वो डिवाइड करता है और नए सेल का फॉर्मेशन करता है, और फिर ये सेल मैच्योर होता है और फिर आगे चल के ये डिवाइड करते हैं और न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। तो ये चीज़ बताई थी किसने? रुडोल्फ वर्चो ने, इन्होंने बताई थी। इसका क्या मतलब है? अगर ये मान लो कि आपका अगर न्यू सेल है बेटा, तो ये न्यू सेल या ये सेल कहाँ से आया होगा? तो ये अपने प्री एग्जिस्टिंग माने कि ओल्ड सेल से आया होगा। ये बात बताया था कौन? रुडोल्फ वर्चो ने। अब आई थी आपकी मॉडर्न सेल थियरी। क्या आई थी बेटा? मॉडर्न सेल थियरी आई थी। मॉडर्न सेल थियरी क्या बोलता है? मॉडर्न सेल थियरी, उसमें टोटल आपके 3 स्टेटमेंट थे। अब तक जो तीनों साइंटिस्ट ने जो बोल रखा है वो सारे चीज़ों का कंक्लूजन दिया गया मॉडर्न सेल थियरी में। मॉडर्न सेल थियरी में क्या बोला जाता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल। मतलब सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल के बने होते हैं। ये मतलब दोनों जो स्लेडन और जो स्वान ने स्टेटमेंट दिया था कि प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, अब दोनों को अगर कंबाइन कर दे तो क्या बोल सकते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, राइट। अब नेक्स्ट क्या बोला गया था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है और जो फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा है वो कौन है? सेल है, राइट। और ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये रुडोल्फ वर्चो की स्टेटमेंट हो गई। तो तीनों को कंबाइन करके दिया गया सेल थ्योरी बेटा। ये आपके पेपर में 3 मार्क में पूछ सकता है आसानी से। पर अगर याद रखना, अगर एमसीक्यू में आता है कि सेल थियरी किसने दिया था, तो सेल थियरी में रुडोल्फ वर्चो का स्टेटमेंट नहीं था। रुडोल्फ वर्चो का स्टेटमेंट इंक्लूड किया गया मॉडर्न सेल थियरी में। अगर सिर्फ सेल थियरी पूछा जाएगा तो उसमें आप बोलोगे क्या कि सेल थियरी वाज गिवन बाय स्लेडन एंड स्वान इन 1838 एंड 1839। इस बात को आप बिल्कुल याद रखिएगा। अब बात करते हैं बच्चों की, अब चलो ठीक है, सेल की बात हो गई, हम सेल समझ लिए, सेल की डिस्कवरी समझ लिए। अब नेक्स्ट बात होती है कि सारे ऑर्गेनिजम्स में जो सेल का नंबर होता है बेटा और जो शेप होता है और जो साइज होती है क्या एक जैसी होती है? तो ऐसा नहीं है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग सेल का शेप होता है, साइज होता है एंड नंबर होता है। ओके, तो पहले अगर हम बात करें सेल साइज की तो हमें क्या याद रखना है कि सेल की साइज एक नहीं हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। हमें यहाँ पे 3 सेल साइज याद करने होंगे, एक लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल और स्मॉलेस्ट सेल। ये 1 मार्क्स से आपको पूछ सकता है कि लार्जेस्ट सेल क्या होता है। तो लार्जेस्ट सेल देखो, लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच एग। ये इतना बड़ा होता है बच्चों कि इसको हम क्या कर सकते हैं, नेकेड आई से भी देख सकते हैं, राइट। ऑस्ट्रिच एग को क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। तो ये है लार्जेस्ट सेल आपका। देन अगर बात करें हम लॉन्गेस्ट सेल की, लॉन्गेस्ट सेल होते हैं बेटा हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं नर्व सेल। क्या होते हैं? ये आपका नर्व सेल है। नर्व सेल क्या होता है? लॉन्ग होता है, ब्रांच होता है, राइट। जो नर्व सेल होता है वो क्या होता है? लॉन्ग होता है, ब्रांच होता है। तो नर्व सेल जो होता है वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है और वो लॉन्गेस्ट सेल होता है। जो स्मॉलेस्ट सेल है बेटा वो है माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ। अब देखो, अगर आपके ऑप्शन एमसीक्यू वाला क्वेश्चन आ रहा है, अगर उससे पूछा हुआ है कि माइकोप्लाज्मा दिया हुआ है, पीपीएलओ नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए आपको दोनों के दोनों ऑप्शंस या दोनों पॉइंट याद करने होंगे कि स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा होता है या फिर पीपीएलओ। पीपीएलओ भी एक तरीके का माइकोप्लाज्मा ही है बेटा। अब बात करते हैं शेप ऑफ सेल की। तो शेप ऑफ सेल की अगर बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। मतलब कि जो शेप होता है बेटा वो अलग अलग सेल का अलग अलग होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कि वो जो फंक्शन, वो जो सेल वो जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा उस फंक्शन के बेसिस पे सेल का जो होता है शेप अलग अलग होता है। अब अगर बात करें एक बात और की, शेप जो होता है बेटा वो शेप आपका दो तरीके का शेप हो सकता है। या तो शेप जो हो सकता है वो फिक्स्ड हो सकता है, राइट, कि मतलब शेप ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड नहीं होता, शेप जो होता है आपका फिक्स्ड हो सकता है। शेप हमारा
सेल का फिक्स्ड भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है। मतलब अगर फिक्स्ड होगा तो वो शेप चेंज नहीं कर रहा होगा, जो शेप है वही रहेगा, और इरेगुलर होगा मतलब वो अपना शेप को चेंज कर रहा होगा। और कौन शेप को चेंज करता है? फॉर एग्जाम्पल आपके WBC के सेल्स, WBC जो होती है, RBC जो होती है, वो सब अपने शेप थोड़े बहुत चेंज कर सकते हैं। और फिक्स्ड जिसका शेप होता है बेटा वो होता है कौन? इधर एग्जाम्पल हो गया नर्व सेल, आप लिख लो। जो नर्व सेल होता है उसका शेप जो है वो फिक्स्ड है, वो वही शेप रहेगा। ओके, तो ये हो गई शेप की बात। और अगर शेप की बात करें तो ये डायग्राम आपके बुक में दिया होगा। तो अलग अलग सेल का अलग अलग शेप होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। लाइक जैसे रेड ब्लड सेल्स है वो राउंड और बाइकनकेव होते हैं। WBC जो होता है बेटा वो एमोवाइड होता है, मतलब अपना शेप चेंज कर सकता है। कॉलमिनर सेल्स जो होते हैं वो लॉन्ग एंड नैरो होते हैं। मेसोफिल सेल राउंड और ओवल होते हैं, ये ट्रैकिड इलोंगेटेड और ये लॉन्ग एंड ब्रांच्ड है, राइट। अब अगर बात करते हैं आगे सेल नंबर की, तो सेल नंबर की जब बात करते हैं तो सेल नंबर के बेसिस पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा वो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा हो सकता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब इसका क्या मतलब है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब है बेटा कि वो एक सेल का बना होगा। क्या बना होगा? एक सेल का बना होगा। और जो मल्टी सेलुलर सेल्स है वो मोर देन वन सेल्स के बने होंगे, मतलब मेनी सेल्स के बने होंगे। अगर उसमें एक से ज़्यादा सेल्स है तो उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बेटा वो एक सेल का बना हुआ है। अब अगर एक सेल का बना हुआ है तो सारा का सारा जो फंक्शन है वो अकेला वो सेल परफॉर्म कर रहा होगा ना। सारा का सारा जो फंक्शन है वो सेल ही परफॉर्म कर रहा होगा अकेले। तो ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल। जैसे कि अगर बात करें अमीबा की, अमीबा जो होता है बेटा वो एक सेल का बना होता है, राइट। तो एक ही सेल में न्यूट्रिशन भी हो रहा है, वही सेल अकेले रेस्पिरेशन भी कर रहा है, वही सेल अकेले एक्सक्रीशन भी कर रहा है। मतलब सारे के सारे जो फंक्शंस है वो अमीबा ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अकेले कर रहा है। अगर मल्टी सेलुलर की बात करें तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग जो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट जो सेल हैं, अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में ही देख लो तो जो आई की सेल है वो क्या कर रही है? विजन में हेल्प कर रही है। ईयर की जो सेल्स होगी वो हमें हियरिंग में हेल्प कर रही है। जो आपके स्टमक की सेल होगी वो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रही है। जो किडनी की सेल्स होंगी वो ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प कर रही है, राइट। जो हार्ट की आपकी सेल्स होगी वो ब्लड को पंप करने में हेल्प कर रही है। तो अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है। इसी बात को बोलते हैं बेटा डिवीजन ऑफ लेबर। क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है लेबर मतलब काम, डिवीजन मतलब बंटवारा। तो डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो प्रेजेंट होता है मल्टी सेलुलर में, क्योंकि अलग अलग सेल है तो हम काम को बांट सकते हैं। पर ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो एक ही सेल का बना हुआ, तो उसमें डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है बेटा? एब्सेंट होता है। तो डिवीजन ऑफ लेबर इज एब्सेंट, राइट। और सारे के सारे फंक्शन एक अकेला सेल परफॉर्म करेगा और इसमें डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट सेल्स परफॉर्म करेंगे, राइट। अब इसकी जो जनरली देखा जो जाता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा उनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो शॉर्टर होती है। उनकी लाइफ स्पैन क्या होती है? शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी लाइफ स्पैन जनरली लॉन्ग होती है। ओके, एग्जाम्पल हो गया अमीबा, बैक्टीरिया, ईस्ट, और इसमें होगा ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स। ओके, तो ये आपके 1-2 मार्क्स में पूछ सकता है डिफरेंस, और डिफरेंस आप लिख पाओगे। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा वो है हमारा व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। अगर सेल के कंपोनेंट्स की बात करें कि सेल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो सेल में प्रेजेंट होता है बेटा एक आपका सेल मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, राइट। अगर वो प्लांट सेल है तो उस सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और आउटर लेयर प्रेजेंट होगी, पर सिर्फ तभी प्रेजेंट होगी अगर वो प्लांट सेल होगा तब, राइट। अगर प्लांट सेल नहीं है और अगर एनिमल सेल है तो उसमें क्या होगा? आपका सेल मेम्ब्रेन जो एब्सेंट होगा, राइट। तो अगर वो प्लांट सेल है बेटा तो सेल के आउटर मोस्ट में एक और लेयर प्रेजेंट होगी जिसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। अब अगर नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो क्या प्रेजेंट बीच में प्रेजेंट होता है आपका न्यूक्लियस, राइट। बीच में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। और साइटोप्लाज्म जो होता है वो बेटा वो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस होता है उसको ऑक्युपाई कौन किया रहता है? साइटोप्लाज्म। यानी कि जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं आपके ऑर्गेनिल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑर्गेनिल्स, राइट। ऑर्गेनिल्स जो होते हैं वो हमारे साइटोप्लाज्म में ही जगह जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ओके, तो ऐसा कुछ दिखता है बेटा आपका सेल, राइट। तो सेल में ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। एक बार देख लेते हैं सेल, अगर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है
तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है बेटा उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। सेल वॉल जो होता है एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, रिजिड होता है, और न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं। साइटोप्लाज्म फ्लूइड कंटेंट है, और सेल ऑर्गेनल जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। एक एक करके हम एक एक को थोड़ा डिटेल में पढ़ते रहेंगे बेटा, ताकि हमारा एक भी मार्क्स कटे ना। देखो हम इसको थोड़ा शॉर्ट में कर सकते थे, पर उतना शॉर्ट में पढ़ोगे तो मार्क्स कट सकते हैं बेटा, तो एक एक पॉइंट को डिटेल में अच्छे से हमको समझते चलना है। ओके, तो अब बात करते हैं कि जो कंपोनेंट ऑफ सेल देखे उसमें से 3 कंपोनेंट जो है बेटा वो यूनिवर्सल कंपोनेंट है। यूनिवर्सल का मतलब कि हर एक टाइप ऑफ सेल, कोई भी आप हमको दुनिया का सेल ला के दे दो, हर एक टाइप ऑफ सेल में ये 3 कंपोनेंट्स तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा बेटा, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये तीनों कंपोनेंट कोई भी टाइप ऑफ सेल हो उसमें प्रेजेंट होंगे ही होंगे, राइट। तो यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल बोलते हैं इसको। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक एक करके पढ़ते रहेंगे। पहला है सेल वॉल, राइट। सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल आपको पता होगा, सेल वॉल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, मतलब एनिमल सेल में अब्सेंट होता है बेटा। एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट होता है। ओके, ये बात तो आप याद रख लो। सेल वॉल जो होता है बेटा वो नॉन लिविंग होता है, मतलब लिविंग नहीं होता है। सेल वॉल जो होता है वो फ्रीली परमिएबल होता है। फ्रीली परमिएबल होने का मतलब क्या है? फ्रीली परमिएबल होने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ों को वो रोकेगा नहीं। जैसे परमिबिलिटी के बेसिस पे आप पढ़ोगे, मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी के बेसिस पे जो कुछ मेम्ब्रेन होता है वो फ्रीली परमिएबल होंगे। फ्रीली परमिएबल का मतलब वो सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, सबको आने देंगे सेल के इनसाइड। जो नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं बेटा वो सिर्फ और सिर्फ किसी को नहीं आने देते। सिर्फ और सिर्फ क्या? किसी को। नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन किसी को भी सेल के इनसाइड और सेल के बाहर आने जाने नहीं देते हैं। और जो आपके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आप ऑस्मोसिस से भी पढ़े होंगे कि वो सॉल्यूट को नहीं आने देता और सॉल्वेंट के एंट्री को आने देता है, राइट। सॉल्वेंट को एंट्री देता है। और एक होता है सेलेक्टिवली परमिएबल, जो कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो कि सेलेक्टेड चीज़ों को सेल के इनसाइड आउटसाइड आने जाने देगा। तो हमारा जो सेल वॉल है वो क्या है? फ्रीली परमिएबल। क्या है फ्रीली परमिएबल? मतलब कि सबको, कोई भी चीज़ है सबको एंट्री दे देगा, किसी को भी रोकेगा नहीं, राइट। अब जो सेल वॉल होता है बेटा वो रिजिड होता है। सेल वॉल क्या होता है? रिजिड होता है, मतलब रिजिड होता है, हार्ड होता है, लाइक राइट, वो सॉफ्ट नहीं होता बेटा। अब उसके बाद जो प्रेजेंट इन सेल वॉल किस में प्रेजेंट होता है, तो हम देख लिए कि सेल वॉल प्लांट सेल में तो होता ही है। प्लांट सेल में जो सेल वॉल होता है बेटा वो बना होता है आपका सेल्यूलोज का। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। प्लांट सेल के साथ साथ में आपके बुक में दिया होगा कि सेल वॉल बैक्टीरिया और फंगी में भी प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है? बैक्टीरिया में और फंगी में भी प्रेजेंट होता है सेल वॉल। जो बैक्टीरियल सेल वॉल होता है वो बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन का, और जो फंगस में या फंगी में या फंजाई में होता है बेटा वो बना होता है आपके काइटिन का। ओके, ये जो कॉम्पोजिशन है वेरी इंपॉर्टेंट, आप बुक में साइड में लिख सकते हो। 1 मार्क का क्वेश्चन है बेटा, वो पूछ सकता है। ओके, अब बात करें लोकेशन ऑफ सेल वॉल की, तो सेल वॉल का लोकेशन क्या होगा? सेल वॉल जो होगा प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा और आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसा हम पहले देख चुके हैं कि जनरली हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए बोलते हैं कि आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल, पर अगर वो सेल वॉल है बेटा तो आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन टिक नहीं करोगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक मेम्ब्रेन होगी जिसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। तो प्लांट सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो क्या होता है? तो वो होता है हमारा सेल वॉल, राइट। अब फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस क्या क्या है कि सेल वॉल जो होता है बेटा वो शेप प्रोवाइड करता है। शेप, सेल को शेप क्यों प्रोवाइड करेगा? कि सेल वॉल क्योंकि रिजिड होता है। क्या होता है? रिजिड होता है, इसलिए उसको शेप प्रोवाइड करता है। और अगर रिजिड है तो क्या प्रोवाइड करेगा? स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगा। और क्या करता है? प्रोटेक्शन ऑफ द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, मतलब जैसे बाहर कुछ अगर कोई सोर्स है तो उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा क्योंकि वो रिजिड है बेटा। अब अगर बात करें कि ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जनरली बच्चों को समझ में नहीं आती। क्या बोल रहा है कि अलाउ द सेल टू विथस्टैंड चेंजेस इन द ऑस्मोटिक प्रेशर विदाउट बर्स्टिंग, मतलब कि सेल के बर्स्टिंग से बचाता है। अब सेल की बर्स्टिंग से कैसे बचाता है? जैसे आप देखे होंगे कि आप रेजिन्स यानी कि किशमिश को आप पानी में रख देते होगे रात में उसको खाने के लिए सुबह, तो वो क्या होता होगा बेटा? वो फूल जाता होगा, राइट, क्योंकि उसमें क्या हुआ है? पानी फिल हो गया है। पर वो किशमिश फटती नहीं होगी, राइट, वो किशमिश फट नहीं रही है, बस्ट नहीं हो रही है।
क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि किसमिस क्या है, एक प्लांट का पार्ट है, तो सेल वॉल तो होगा ही होगा। तो जो सेल वॉल है बेटा वो उसको बर्स्टिंग से बचा रहा है। कैसे बचा रहा है? कि जो इन प्लांट सेल इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलो ठीक है, अब देखो होता है क्या है कि जो सेल वॉल है ये आपका क्या है, सेल वॉल है बेटा, राइट। सेल वॉल को रख दिया गया है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। कैसे सोल्यूशन में? हाइपोटोनिक। ये आप पढ़े होगे, नहीं भी पढ़े हो तो सुन लो। हाइपोटोनिक में क्या होता है बच्चों, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है। और आप पढ़े हो कि सॉल्वेंट अगर जो उसका मूवमेंट होगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। तो हाइपोटोनिक में रखा है मतलब कि बाहर जो है वो सॉल्वेंट माने कि H2O जो है खूब सारा है, राइट। अब अगर H2O खूब सारा है, अंदर कम है, तो कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। तो वाटर जो है बेटा वो सेल के इनसाइड मूव कर जाएगा। अब जब वाटर सेल के इनसाइड मूव कर जाएगा तो वो क्या करेगा, एक प्रेशर लगाने लगेगा सेल के ऊपर। जैसे किसमिस में क्या होता है, पानी चला जाता है, पानी चला जाता है तो क्या कर रहा होगा वो किसमिस के वॉल पे यानी कि सेल वॉल पे एक प्रेशर लगा रहा होगा। उस प्रेशर का नाम होता है बच्चों टर्गर प्रेशर। उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, उस प्रेशर को बोलते हैं टर्गर प्रेशर, राइट। अब टर्गर प्रेशर जब लग रहा है, आप खुद ही सोचो कि किसमिस के वॉल पे, यानी कि ये कोई प्लांट सेल है, सिमिलरली मतलब एक प्लांट सेल है जिसको कि क्या कर दिए हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दिए हैं। अब सेल को जब प्लांट सेल को जब हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे बेटा तो क्या होगा, उसमें वाटर एंटर करेगा। जब वाटर एंटर करेगा तो अब वाटर क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। जब वॉल पे प्रेशर लगा रहा होगा तो वॉल तो फट जानी चाहिए ना। जैसे आप बलून में हवा भरते हो, आप बलून में पानी भरते होगे तो बलून क्या करते हो कि आप बोलते हो कि बस करो बस करो, नहीं तो बलून फट जाएगा, राइट। वहां पे क्या होता है कि क्यों फट रहा है बलून, क्योंकि आप जब बलून में हवा भर रहे हो या बलून में पानी भर रहे हो तो वो जा करके बलून के वॉल पे एक प्रेशर लगा रहा है, राइट। जैसे एयर प्रेशर लगा रहा है और बलून हमारा फट जा रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो वाटर है जो प्लांट के सेल के इनसाइड गया है वो एक प्रेशर लगा रहा है जिसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर, ओके। फिर भी ये सेल बर्स्ट नहीं हो रही है क्योंकि क्या प्रेजेंट है उसमें, सेल वॉल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है उसमें, सेल वॉल प्रेजेंट है, राइट। तो सेल वॉल क्या करता है, उसके अपोजिट में क्या लगाता है बच्चों, वॉल प्रेशर लगाता है। सेल वॉल क्या लगाता है, वॉल प्रेशर लगाता है। वॉल प्रेशर लगाता है मतलब अब उधर से प्रेशर लग रहा है कि टर्गर प्रेशर, और सेल वॉल रिटर्न में लगा रहा है वॉल प्रेशर, बिल्कुल ऐसे। तो अब क्या होगा, वो जो सेल होता है इसीलिए बर्स्टिंग से बचाता है। तो क्या देखिए आप, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर प्रिवेंट द सेल फ्रॉम बर्स्टिंग, राइट। जो वॉल प्रेशर और टर्गर प्रेशर का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कर रहा है, बर्स्टिंग से बचा रहा है, राइट। ये आपका इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ओके। और यही पर अगर वो जो सेल है वो रखा होता कहाँ पे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। जब एक सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख देंगे बेटा तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सेल वॉल, सेल का जो शेप होता है उसको मेंटेन करके रखता है। मतलब हाइपरटोनिक सोल्यूशन मतलब बाहर वाटर कम है। अब जब बाहर वाटर कम है यानी कि सेल के अंदर वाटर ज़्यादा है तो सेल के अंदर से वाटर बाहर आता है तो होगा क्या कि सेल सिकुड़ने लगेगा, पर सिकुड़ता है सिर्फ आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल के शेप को मेंटेन करके रखता है। ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, पर यहाँ पे थोड़ा था तो वो बता दिए कि सेल वॉल जो होता है इस तरीके से सेल के शेप को मेंटेन करके रखता है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन है बर्स्टिंग से बचाता है और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में उसको सेल को सिकुड़ने से बचाता है। अब नेक्स्ट अगर बात करें बेटा वो है सेल मेम्ब्रेन की। किसकी है, सेल मेम्ब्रेन की। जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं या फिर उसको बायो मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो तीन नाम है आपके सेल मेम्ब्रेन के। सेल मेम्ब्रेन लिविंग होता है, थिन होता है बेटा, डेलिकेट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक होता है, राइट। अब थिन, डेलिकेट, फ्लेक्सिबल, इलास्टिक का क्या मतलब है कि लचीला होता है, सेल वॉल जैसा रिजिड नहीं होता है। मतलब सेल वॉल जैसा रिजिड नहीं है तो सेल वॉल की तरह शेप नहीं देगा, शेप को मेंटेन नहीं करेगा, राइट। और क्या होता है कि यूनिवर्सल होता है, मतलब कि ऑल टाइप ऑफ सेल्स में प्रेजेंट होगा। और आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल होता है किसका, एनिमल सेल है तो, प्लांट सेल है तो आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होगा, प्लांट सेल है तो आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होगा बेटा, प्लांट सेल है तो आउटर मोस्ट कवरिंग होगा हमारा, बताओ, सेल वॉल। और सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। देखो सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि सेलेक्टेड चीज़ों को ही सेल के इनसाइड या सेल से आउटसाइड जाने देगा। मतलब अगर वो चीज़ें सेल के लिए हार्मफुल है, फॉर एग्जांपल कोई पैथोजन सेल के बाहर बैठा हुआ है, जैसे कि कोई सेल है
और सेल के बाहर कोई मान लो पैथोजन जो है वो बैठा हुआ है, तो पैथोजन को बेटा वो सेल के इनसाइड नहीं आने देगा, इसलिए उसको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल, राइट। सेलेक्टेड चीज़ों को ही सेल के इनसाइड वो आने देता है, कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस तरीके से सेल को बचाता भी है, सेफ भी करता है। और सेपरेट द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम सराउंडिंग, इसका क्या मतलब है कि कोई सेल है बेटा, अब उसमें क्या प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और बाहर क्या प्रेजेंट है, मान लो कोई पैथोजन प्रेजेंट है, कोई टॉक्सिक मटेरियल प्रेजेंट है, तो उससे कौन सेपरेट कर रहा है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इनसाइड मटेरियल को आउटसाइड मटेरियल से क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, बचा रहा है, सेफ कर रहा है, राइट। तो ये सारे काम है किसके, सेल मेम्ब्रेन के। अब अगर बात करते हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जाता है बेटा, बोला जाता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताओ, राइट, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो जब का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था वो दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। कब दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में एक मॉडल दिया था जिसको बोलते क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो करता है क्या बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करता है, राइट। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972 टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले तो आप ये लिखोगे। अब देखो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जो टर्म्स है बेटा उसका मतलब है, फ्लूइड का मतलब कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड है, यानी कि उसमें फ्लूइडिटी है, यानी कि वो फ्लो कर सकता है बेटा। फ्लो मतलब इतना रिजिड नहीं है, राइट। क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें लिपिड उसको फ्लूइडिटी देती है, किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। मोज़ेक क्यों वर्ड यूज किया गया है, मोज़ेक का मतलब होता है कि स्कैटर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन गिव मेम्ब्रेन मोज़ेक अपीयरेंस। आप जब बनाते होगे सेल मेम्ब्रेन, या अभी बनाएंगे देखेंगे हम कि सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होते हैं बेटा वो जगह जगह स्कैटर्ड होते हैं। जब प्रोटीन जगह जगह स्कैटर्ड होंगे तो वो मोज़ेक जैसा अपीयरेंस देता है। मोज़ेक आप देखे होगे, मोज़ेक नहीं भी देखे तो सर्च करके देख लो कि ऐसा लगेगा मोज़ेक जैसा अपीयरेंस दे रहा है, इसलिए बोलते हैं मोज़ेक मॉडल, राइट। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लूइड, फ्लूइडिटी है उसके पास, और मोज़ेक अपीयरेंस ऑफ प्रोटीन, इसलिए उसका वैसा नाम दिया गया है। अब ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलता क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है हमारा 3 चीज़ों से मिलके बनता है। 3 चीज़ें किससे, लिपिड से, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से, राइट। लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट 3 चीज़ों से मिलके बनता है बेटा। अब अगर पहले बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन की बात करते हैं तो बेस्ड ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, इसका क्या मतलब है कि अगर आप ऊपर से अगर निकालने की कोशिश करोगे, एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे, तो ईज मतलब जो आसानी से एक्सट्रैक्ट हो जाए, मतलब वो सरफेस पे प्रेजेंट होगा, मतलब वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा, तो वैसे प्रोटीन को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और जो अंदर प्रेजेंट होगा बेटा, जिसको निकालने में प्रॉब्लम आएगी, जिसको निकालने में टाइम लगेगा, वो प्रोटीन अंदर की तरफ प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो बेस्ड ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, प्रोटीन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होता है बेटा वो पार्शियली और कंप्लीटली इम्बेडेड होता है लिपिड बाइलेयर में, और जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है बेटा वो पेरिफेरल पे प्रेजेंट होता है, पेरिफेरी यानी कि किनारे पे प्रेजेंट होता है, और लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। ओके तो प्रोटीन 2 तरह के होते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। ये किसने बताया था, ये दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने बताया था, जो कि प्रपोज किए थे सिंगर एंड निकोलसन ने इन ईयर 1972। जो ईयर बताते जा रहे हैं बेटा वो सारे ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आप सबको नोट डाउन करते चलना, ध्यान से सुनते चलो, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपके पेपर में, ये पूरी की पूरी गारंटी है बच्चों। ओके अब अगर बात करते हैं लिपिड की, अब नेक्स्ट देखो जो लिपिड होता है बेटा, लिपिड क्या होता है, अगर एक लिपिड, जैसे ये लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट है, मतलब ये एक लेयर ऑफ लिपिड हो गई और ये दूसरी लेयर ऑफ लिपिड हो गई, तो लिपिड बाइलेयर, राइट। लिपिड जो होता है बेटा वो प्रेजेंट होता है बाइलेयर के फॉर्म में, किस फॉर्म में, बाइलेयर के फॉर्म में। अब अगर एक को बना करके देखे, एक को ड्रॉ करके देखे तो कैसा दिखता है बेटा, वो दिखता है, उसमें एक होता है बेटा हेड और दूसरा क्या होता है, टेल होता है। क्या होता है, एक जो होता है बेटा वो होता है आपका हेड और दूसरे को बोलते हैं टेल, क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। ओके अब देखो जो हेड होता है बेटा वो होता है पोलर, क्योंकि उसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फोलिपिड है ना, उसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है बेटा। फॉस्फेट ग्रुप कुछ नहीं है, वो पोलर, यानी कि उसमें आयन है वो, इसलिए क्या होता है वो पोलर होता है, यानी कि हेड जो है आपका पोलर है और जो टेल है बेटा वो नॉन पोलर है। टेल क्या है, नॉन पोलर। अब देखो पोलर होगा, पोलर एंड है, और वो क्या है, हाइड्रोफिलिक है। क्या है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, वाटर का फॉर्मूला H2O, और फिलिक मतलब होता है लविंग।
तो ये क्या है, वाटर लविंग है, राइट, वाटर लवर। और जो हाइड्रोफोबिक है, यानी कि टेल जो होता है बेटा वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रो मतलब अगेन वाटर, और फोबिक मतलब फियर, तो उसको वाटर से क्या होता है, फियर होता है, या वाटर हेटर। तो वो कुछ इस तरह सेल मेम्ब्रेन में अलाइंग होता है। क्यों? क्योंकि आप देखो ऐसे क्यों अलाइंग है, हेड बाहर की तरफ, टेल अंदर की तरफ प्रोट्रूडिंग क्यों है? क्योंकि आप एक सेल को ड्रॉ करोगे बेटा, तो जो सेल मेम्ब्रेन होगा अंदर भी क्या प्रेजेंट है, जेली लाइक, यानी कुछ फ्लूइड प्रेजेंट है, यानी उसमें वाटर होगा, और बाहर भी क्या होगा, वाटर होगा, राइट। दोनों तरफ क्या होंगे, वाटर वाटर प्रेजेंट होंगे, बीच में फंसा पड़ा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और वाटर से डर किसको लगता है, टेल को लगता है। तो ये कुछ इस तरह, ये कैसे बना होगा, कुछ इस तरह बना होगा, यानी कि टेल जो होगा, इतने पार्ट को अगर आप देखो तो टेल अंदर की तरफ होगा, मतलब वो वाटर को फेस ही नहीं कर रहा है। जिस चीज से आप डर लगता है आपको भी, उससे आप दूर भागते हो ना, राइट। जिस चीज से डर लगता है बच्चों को, से दूर दूर भागते हैं। जैसे जिसको पढ़ाई करने से डर लगता है वो पढ़ाई से दूर भागता है, जिसको किसी गेम खेलने से डर लगता है वो गेम से दूर भागता है, फिर जो भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि जो टेल है बेटा, जो टेल है आपकी, वो क्या है, वाटर हेटर है, यानी हाइड्रोफोबिक है, यानी कि वो क्या करेगा, अंदर की तरफ है, और इसलिए हेड दोनों तरफ बाहर की तरफ प्रेजेंट है। ये होगी आपकी लिपिड की बात। अब अगर बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बेटा, तो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, मूवमेंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सिंपल एक मेम्ब्रेन है जो क्या रहा है, एक ही काम कर रहा है, चीज़ों को अंदर और चीज़ों को बाहर, मतलब बाहर और अंदर, आउटसाइड और इनसाइड मूवमेंट करने की परमिशन दे रहा है। अगर वो ज़रूरी है तो, नहीं ज़रूरी है तो नहीं आने देगा। ओके, तो अगर मूवमेंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो दो तरह की मूवमेंट होती है। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो पैसिव वर्ड तो आप अब तक फैमिलियर हो ही गए होंगे। पैसिव मतलब कि एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है, मतलब एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है। और एक्टिव मतलब कि इसमें एनर्जी यूज़ हो रही है। क्या हो रही है, एनर्जी यूज़ हो रही है। ओके ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है बेटा वो दो, जैसे जो डिफ्यूज़न होता है और एक ऑस्मोसिस, दोनों क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल है आपके। अब जो डिफ्यूज़न होता है बेटा वो होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। डिफ्यूज़न आप सुने भी होंगे, कोई भी चीज़ अगर जनरली गैसेज में डिफ्यूज़न देखा जाता है, गैसेज जो मूव करती है हायर से लोअर मूव करे तो उसको डिफ्यूज़न बोलेंगे। ऑस्मोसिस देखा जाता है कि सॉल्वेंट, यानी कि जहाँ पे सॉल्यूशन की बात हो रही है, यानी कि जहाँ पे वाटर की मूवमेंट की बात हो रही है, वहाँ पे आपका आता है ऑस्मोसिस। उसमें क्या होता है, वो भी हायर टू लोअर ही जाता है, हायर टू लोअर ही जाएगा, पर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो क्या बोलेंगे उसको, ऑस्मोसिस बोलेंगे। और डिफ्यूज़न में कोई मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है। अगर कोई भी चीज़ यानी जनरली गैसेस के लिए यूज़ होता है, किसके लिए यूज़ होता है, गैसेस के लिए, राइट। जैसे कि एक एग्जांपल नहीं लेते हैं, जैसे कि आप लीफ है, लीफ में क्या हो रहा है बेटा, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस हो रहा है मतलब ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा होगा तो बेटा वो क्या होता है, पढ़े होगे कि ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब अगर लीफ में ऑक्सीजन बन रहा है तो लीफ में खूब सारे ऑक्सीजन हो गए होंगे, और ऑक्सीजन अपने आप क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर जाते हैं, राइट। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है बेटा वो डिफ्यूज़न हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, राइट। अब ऑस्मोसिस क्या होता है, अगर वही सिमिलरली अगर वाटर की बात हो रही है तो वो ऑस्मोसिस है, हायर टू लोअर विदाउट कंजप्शन ऑफ एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उसमें क्या होता है, एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है। अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी तभी लगेगा बेटा, देखो कोई चीज़ अगर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन आ रही है, जैसे आप टंकी, पानी आपके घर टंकी में चढ़ता होगा बेटा, तो टंकी में जब पानी चढ़ रहा है तो वो नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब लो टू हाई भेज रहे हो, तो आप क्या करते हो, उसको एक पंप लगाना पड़ता है, आपको बिजली देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, यानी कि एनर्जी देना पड़ता है, फिर वो पानी चढ़ता है, राइट, लो टू हाई जाता है। और वहीं पे जब वापस पानी को आना टंकी से, तो आप क्या करते हो, सिर्फ नल खोलते हो और कोई पंप ऑन नहीं करते, अपने आप पानी नीचे आता है। मतलब अगर हाई टू लो अगर आना हुआ, हाई टू लो अगर आना हुआ बेटा, वहाँ पे एनर्जी कंजप्शन नहीं होता है। तो वही यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेटा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा। ओके अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें, वही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। इट ऑकर्स अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टर्म जहाँ भी आएगा आप अभी लिख लो, अभी के अभी कॉपी में ऐड करो। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। कोई चीज़ अपने अगर हाई प्रेशर से लो प्रेशर अगर वो एक ग्रेडियंट मेंटेन है तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ओके अब बात करते हैं
पैसिव ट्रांसपोर्ट में नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, कोई एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होता, स्लो प्रोसेस है। अब अगर एनर्जी नहीं लग रही है तो स्लो, धीरे धीरे गैसेज या कोई भी चीज़ें मूव करती हैं। डज नॉट रिक्वायर्स कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन मतलब जो आपकी कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसकी रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती है बेटा। ओके, अब अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस हम देख चुके हैं कि इसमें मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, राइट, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। जो ऑस्मोसिस है वो होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर मूवमेंट हो रही हो सोल्यूशन की जनरली, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ये एक बात है आपका, व्हाट हैपन टू एनिमल सेल और प्लांट सेल इनटू सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर। देखो ये क्या है, ये वाला अगर डायग्राम देखो बेटा, इसको आप पहले ध्यान से देखो, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या है, इसमें देखो हो क्या रहा है कि हम क्या ले रखे हैं, प्लांट सेल ले रखे हैं, 3 सोल्यूशन है, ये जो है 3 सोल्यूशन है, राइट। सोल्यूशन देखो अगर तो 3 सोल्यूशन है, एक है ये यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्या है, हाइपरटोनिक। ये कौन सी सोल्यूशन है, ये आपकी हाइपरटोनिक, और दूसरी है जो वो है आइसोटोनिक सोल्यूशन, और जो तीसरी है वो है आपकी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, तो अगर हम बात करें अब बात करते हैं कि प्लांट सेल है, प्लांट सेल को एक बार हाइपरटोनिक में रखा है, फिर आइसोटोनिक, फिर हाइपोटोनिक। देखो हो क्या रहा है, हाइपरटोनिक पे जब सेल को रखा है, हाइपरटोनिक मतलब ये मान लो कि एक सॉल्यूशन है जिसमें कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक मतलब बोला था ना, हाइपरटोनिक मतलब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा, सॉल्वेंट का कम। तो हम एक को लेकर के चलते हैं कि सॉल्वेंट को, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या है बच्चों, कम है। अब आप अभी पढ़कर आए हो कि जो सॉल्वेंट होता है बेटा वो मूव करता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो जो सेल में जो वाटर होगा बोलेगा, वो सेल का वाटर भी क्या करेगा, बाहर आ जाएगा। सेल का वाटर देखो कहाँ मूव कर रहा है, बाहर मूव कर रहा है। अब जब सेल का वाटर बेटा बाहर मूव करेगा तो सेल क्या कर रही है, श्रिंक कर रही है। क्या कर रही है, श्रिंक कर रही है। अब जब ये बेटा प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में आप सेल वॉल को पढ़कर आए हो, ये क्या है आपका, सेल वॉल है। प्लांट सेल में सेल वॉल को पढ़कर आए हो कि सेल वॉल जो होता है वो रिजिड होता है। सेल वॉल रिजिड है मतलब वो अपने शेप को क्या करेगा, सेल के शेप को क्या करेगा, मेंटेन हो करेगा। मतलब सेल वॉल नहीं सिकुड़ रहा है, पर ये जो सिकुड़ रहा है बेटा वो क्या है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही है, श्रिंक कर रही है। क्या कर रही है, श्रिंक कर रही है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब एक सेल को जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे तो जो सेल होगी वो श्रिंक करेगी, और ऐसे सेल को क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे सेल को बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड। क्या बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लाज्मोलाइज्ड सेल, राइट। अब अगर बात करें नेक्स्ट बात करते हैं हम आइसोटोनिक में। आइसोटोनिक मतलब बाहर जितना सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है या सॉल्वेंट का, सेम वो सेल के अंदर भी है। तो दोनों तरफ क्या है, कंसंट्रेशन अगर सेम है बेटा तो जितना वाटर अंदर मूव कर रहा है उतना ही वाटर बाहर मूव कर रहा है। तो सेल के शेप में नो चेंज, जो सेल का जो शेप होगा उसमें क्या होगा बेटा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं हो रहा है। जब सेल के शेप में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो ऐसे सेल को बोलते हैं बेटा फ्लैसिड। क्या बोलते हैं, फ्लैसिड। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अभी आप सेल वॉल वाले में पढ़कर आए हो कि एक सेल को, प्लांट सेल को जब हाइपोटोनिक में रखे, मतलब बाहर क्या है, बाहर है आपका, बाहर क्या है बेटा, हाइपोटोनिक। मतलब जो सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट है वो खूब सारा है बाहर। अब सॉल्वेंट मूव करेगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, यानी कि सेल के अंदर जाएगा। अब सेल के अंदर जाएगा तो वो सेल पे प्रेशर लगाएगा, पर सेल बर्स्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, पढ़कर आ चुके हो, सेल वॉल सेल को बर्स्ट होने नहीं देता है। क्यों नहीं होने देता, क्योंकि वो एक वॉल प्रेशर लगाता है। वॉल प्रेशर लगाता है किसके अगेंस्ट, तो टर्गर प्रेशर के अगेंस्ट। तो ऐसे सेल को बोलते हैं टर्जिड। क्या बोलते हैं, टर्जिड। यानी कि सेल क्या करेगी, स्वेल कर जाएगी, और स्वेल हुए हुए सेल को क्या बोलते हैं, टर्जिड।
वेरी इंपॉर्टेंट, आपके 1 मार्कर में पूछ सकता है और डिटेल वाले क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है बेटा। 1 मार्कर में क्या पूछेगा कि अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन में प्लांट सेल रखेंगे तो प्लांट सेल कैसा, वो क्या कहलाएगा, तो बोलोगे प्लाज्मोलाइज्ड। अगर आइसोटोनिक में रखेंगे बेटा तो वो फ्लैसिड। अगर हाइपोटोनिक में रखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, टर्जिड सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से इसको देखना, नहीं समझ में आया तो फिर से देखना, और नहीं समझना तो कमेंट करना बेटा, इसको और डिटेल में बता देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल ध्यान से एकदम नोट कर लो। तो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, वो बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। जो साइटोप्लाज्म होता है बच्चों, जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, फ्लूइड कंटेंट ऑफ सेल होता है। आप देख कर आ चुके हो कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो प्रेजेंट होता है बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस है उसमें कुछ फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म होता है बेटा वो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। पहले ये देखो, फ्लूइड कंटेंट ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके 2 पार्ट होते हैं। ये थोड़ा गलत हो गया है, तो आप नेक्स्ट स्लाइड पे देख लो कि जो साइटोप्लाज्म होता है बेटा वो उसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका साइटोसोल, दूसरा होता है सेल ऑर्गेनेल। राइट, साइटोसोल क्या है बेटा, वो एक्वस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, फ्लूइड मास जो प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर ड्रॉ करना चाहें तो ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन, बीच में हो गया न्यूक्लियस। राइट, अब न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के जो बीच में जो स्पेस होगा बेटा, वहाँ पे क्या कुछ फ्लूइड सा या जेली लाइक एक्वस कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट होगा बेटा। उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, साइटोसोल। क्या बोलते हैं, साइटोसोल बोलते हैं। अब अगर बात करें हम सेल ऑर्गेनेल्स की, तो साइटोसोल को ही साइटोप्लाज्म नहीं बोलते। साइटोसोल यानी कि जो लिक्विड सब्सटेंस है, जो फ्लूइड सब्सटेंस, जो एक्वस सब्सटेंस है, उसमें प्रेजेंट होते हैं आपके सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है बेटा, ईआर हो सकता है, और राइबोसोम्स हो सकता है, गोल्जी बॉडी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं सेल ऑर्गेनेल। कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक होता है आपका साइटोसोल, दूसरा होता है बेटा सेल ऑर्गेनेल। राइट, जो साइटोसोल है वो फ्लूइड वाला एक्वस वाला पार्ट है। जो सेल ऑर्गेनेल होता है बेटा, सेल ऑर्गेनेल क्या होता है, तो सेल ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल 3 तरह के होते हैं बेटा, एक होता है सिंगल बाउंड, डबल बाउंड और नॉन मेम्ब्रेनस। मतलब कुछ सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होंगे, कुछ सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं बेटा वो डबल मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन से बाउंड होंगे, कुछ सेल ऑर्गेनेल होते हैं बेटा उसमें कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। राइट, अब ये अलग अलग भी इसलिए लिख दिया गया है क्योंकि आप ताकि इसको लिख लें अपने बुक में, चाहे कॉपी में, कहीं पे भी, ताकि आपको वो याद हो पाए। क्योंकि बेटा 1 मार्क में ही आसानी से पूछ देता है कि बताओ कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, कौन सा डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, या कौन सा ट्रिपल मेम्ब्रेन बाउंड, सॉरी नॉन मेम्ब्रेनस है। ओके, अब अगर बात करें कि देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन है, गोल्जी बॉडी सिंगल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन है, प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस है। आपका न्यूक्लियस कितने मेम्ब्रेन का होता है, न्यूक्लियस अभी कमेंट करिए। राइट, बताइए कि न्यूक्लियस कितने मेम्ब्रेन बाउंड होता है। बात करते हैं नॉन मेम्ब्रेनस की बेटा, तो उसमें आता है राइबोसोम और सेंट्रोसोम। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा हम लोग फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म की, जो साइटोप्लाज्म का फंक्शन होता है बेटा वो होता है कि इट एड इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी बिकॉज इट कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स। मतलब कि साइटोप्लाज्म में अलग अलग तरह के एंजाइम्स होते हैं जो कि अलग अलग रिएक्शन जो होती है वो साइटोप्लाज्म में बेटा होती हैं। ओके, और इट गिव्स शेप टू द सेल, शेप टू द सेल दे रहा है, और इट हेल्प्स टू फिल आउट द सेल एंड कीप ऑर्गेनल्स इन दियर प्लेस। जो ऑर्गेनल्स होती है बेटा उनको अपने अपने प्लेस पे रखता है। राइट, जैसे ये अगर ऑर्गेनल्स हैं तो आप खुद सोचो, अगर ये अपनी साइटोप्लाज्म नहीं होता तो ये सारे ऑर्गेनल्स एक ही जगह इकट्ठा हो जाती। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि बीच में भरा होता है बेटा साइटोप्लाज्म। क्या भरा होता है, साइटोप्लाज्म। ओके, अगर कोई चीज़ आना जाना भी है, जैसे न्यूक्लियस से कुछ बनाया, अगर उसको बाहर जाना तो वो साइटोप्लाज्म से हो करके जाएगा। मतलब साइटोप्लाज्म उसको रास्ता भी प्रोवाइड करता है बेटा। फंक्शंस क्लियर है कि पहला क्या है, शेप दे रहा है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी कराता है क्योंकि उसमें एंजाइम्स होती हैं, और क्या है कि जो स्पेस होता है और सेल ऑर्गेनेल को एक साथ अलग अलग, मतलब उनको अपने अपने प्लेस पे रखता है बेटा, क्योंकि जो स्पेस होती है बीच का उनको एम्प्टी स्पेसेस को भर के रखता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियस की। किसकी, न्यूक्लियस की। वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स में आ सकता है बेटा आपको। देखो जो न्यूक्लियस होता है बेटा उसको क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस को बोलते हैं हम लोग ब्रेन ऑफ सेल। ब्रेन ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, पहले ये समझ लो कि सेल में हो रही सारी की सारी एक्टिविटीज, सेल कब डिवाइड होना है,
सेल को कब क्या करना है, कब कौन सा मटेरियल बाहर जाना चाहिए, कब अंदर आना चाहिए, कब किस ऑर्गेनेल को कितना प्रोटीन बनाना है, किस ऑर्गेनेल को कितना लिपिड बनाना है। बेटा सब कुछ, जो कुछ भी एक सेल फंक्शन परफॉर्म करता है, सब कुछ का कंट्रोलर कौन है? आपका न्यूक्लियस। इसलिए न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ सेल, या फिर हेड क्वार्टर ऑफ सेल भी बोलते हैं। किसको? न्यूक्लियस को। और तो और न्यूक्लियस जो था बेटा वो डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने इन ईयर 1831। ये आप पहले डिस्कवरीज में देख चुके हो, पर फिर भी ईयर और साइंटिस्ट दोनों याद होने चाहिए। रॉबर्ट ब्राउन, अब कैसे याद कर सकते हो? मान लो जो न्यूक्लियस है बेटा वो ब्राउन कलर का है, राइट? न्यूक्लियस इमेजिन कर लो अपने दिमाग में कि ब्राउन कलर का न्यूक्लियस है। तो इस तरीके से रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की थी किसकी? न्यूक्लियस की। कौन से ईयर में? 1831 में। और सेल की डिस्कवरी कब हुई थी? कब हुई थी सेल की डिस्कवरी? 1665 में। ओके, इट इज कंसिडर्ड एज द कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ द सेल। सेल का कंट्रोलर और डायरेक्टर कौन है? न्यूक्लियस है। जो कुछ भी सेल में होना है सब कुछ कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस कहाँ लोकेटेड होता है बेटा? तो सेंट्रली लोकेटेड होता है। प्लांट सेल की बात नहीं, प्लांट सेल में आप देखोगे जब हम डिफरेंस पढ़ेंगे बेटा एनिमल सेल और प्लांट सेल की, वहाँ पे हम देख लेंगे कि प्लांट सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है वैक्यूल। बाकी अदर सेल्स की बात करें तो सेंटर में प्रेजेंट होता है बेटा न्यूक्लियस, राइट? और जो न्यूक्लियस होता है बेटा वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मतलब दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, सिंगल मेम्ब्रेन नहीं होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ओके, अब बात करते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की। तो जो न्यूक्लियस है बेटा वो 4 कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है, 4 चीजों से मिलकर बना हुआ है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर इनवेलप भी बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन थ्रेड। इन 4 चीजों से मिलकर के आपका न्यूक्लियस बनता है, राइट? देखो ये जो न्यूक्लियस है, एक बार स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लो फिर हम उसको देखेंगे। जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखोगे बेटा तो ये क्या है? न्यूक्लियर, क्या है ये? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, 2 मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या है आपका? आउटर मेम्ब्रेन हो गया, और दूसरा हो गया बेटा ये हो गया आपका इनर मेम्ब्रेन। क्या हो गया? इनर मेम्ब्रेन। और बेटा जो देखो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूअस नहीं दिख रहा, लाइक राइट? जैसे ऐसा कंटिन्यूअस नहीं है, जगह जगह पे इरेगुलर है, मतलब जगह जगह पे उस पर ब्रेक्स है, पोर्स प्रेजेंट है। इसी पोर को बोलते हैं बेटा, इसी पोर को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं? बोलते हैं इसको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। ओके, और देखो जो न्यूक्लियस उसके सेंटर में प्रेजेंट है ये क्या? न्यूक्लियोलस, एक डेंस मटेरियल प्रेजेंट है जिसको क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ओके, अब न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसमें कुछ फ्लूइड लाइक सब्सटेंस फील होता है, जिस फ्लूइड लाइक सब्सटेंस को बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको दिख रहा होगा कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा बेटा, उसको क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन थ्रेड। वो तो लिखा हुआ है क्रोमैटिन थ्रेड। तो ये कंपोनेंट्स का मिलकर के न्यूक्लियस बना हुआ है। अब एक एक कंपोनेंट को देखो, राइट? अब बात करते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप की बेटा। तो न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है वो 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से मिलकर बनता है, आप देख लिए हो। और क्या होता है? फॉर्म्स द कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस, और सेपरेट करता है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को। इसका क्या मतलब है कि देखो ये सेल है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस जो है वो बेटा सराउंडेड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बेटा वो क्या कर रहा है? सेल के इनसाइड न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट था और आउटसाइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सॉरी न्यूक्लियस के इनसाइड न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट था और आउटसाइड प्रेजेंट है आपका साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में कौन आ रहा है? न्यूक्लियर इन्वेलप। तो क्या कर रहा है? दोनों को सेपरेट करने का काम कर रहा है। तो ये कहना चाहता है ये पॉइंट। और क्या करता है? जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है बेटा वो कंटिन्यूअस इज नॉट कंटिन्यूअस, पोर्स आर प्रेजेंट कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो उसमें कंटिन्यूअस नहीं था, उसमें पोर्स प्रेजेंट है, उस पोर्स को न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। और न्यूक्लियर पोर का फंक्शन देखें तो न्यूक्लियर पोर जो होता है बेटा वो क्या करता है? परमिट द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। अब अगर कोई चीज़ बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म से
न्यूक्लियोलस जैसे आप पढ़ोगे आगे वो राइबोसोम आरएनए सबका सिंथेसिस करता है। तो न्यूक्लियोलस से कोई चीज़ अगर बाहर आनी है, यानी कि न्यूक्लियोलस अगर उसे बना रहा है और न्यूक्लियस के बाहर आनी है बेटा, तो वो कहाँ से आएगा, वो आएगा न्यूक्लियर पोर से। तो न्यूक्लियर पोर क्या करता है, परमिट द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। ओके, क्लियर है। अब बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जेल लाइक और फ्लूइड दैट फिल द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। मतलब कि एक सेल के बीच में जो जेल लाइक फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट है वो उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। सिमिलरली जैसा कि साइटोप्लाज्म था वैसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म है, बस अंतर ये है कि वो सेल के स्पेस को फिल कर रहा है और ये न्यूक्लियस के स्पेस को। ओके, जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो किससे घिरा होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है और उसके अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमैटिन थ्रेड और न्यूक्लियोलस, दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। न्यूक्लियोलस की बात करें बेटा तो न्यूक्लियोलस डेंस होता है स्फेरिकल स्ट्रक्चर लोकेटेड इन विद इन द न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस है, उसके सेंटर में ये मान लो न्यूक्लियस है, उसके सेंटर में डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसको क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियोलस जो होता है उसमें याद रखने की बात यह है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, कि नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल बोलना तो ठीक नहीं रहेगा, नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड। वो जो होता है न्यूक्लियोलस जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। ओके, और तो और इट डज नॉट हैव इट्स ओन मेम्ब्रेन, मतलब उसके पास खुद का मेम्ब्रेन नहीं है, मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है, वो बस डेंस स्फेरिकल मास लाइक स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस के सेंटर में प्रेजेंट है। अब फंक्शन क्या है न्यूक्लियोलस का, कि वो राइबोसोम फैक्ट्री है, यानी कि राइबोसोम की बायोजेनेसिस करता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम करता है, जो कि राइबोसोम क्या एक तरीके का प्रोटीन फैक्ट्री है। राइबोसोम आप आगे पढ़ोगे भी, राइबोसोम करता है क्या है, प्रोटीन बनाने का काम करता है, और उस राइबोसोम को बनाने का काम कौन करता है, हमारा न्यूक्लियोलस करता है। कौन करता है, न्यूक्लियोलस करता है। अब बात करते हैं बेटा क्रोमैटिन थ्रेड की। तो क्रोमैटिन थ्रेड क्या है कि इंटेंगल्ड, उलझे हुए, मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उलझे हुए कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है बेटा, कहाँ पे, न्यूक्लियोप्लाज्म में, उसको बोलते हैं क्रोमैटिन थ्रेड। और होता क्या है बेटा, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल डिवीजन के दौरान, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमैटिन थ्रेड गेट इंटेंगल एंड कंडेंस इनटू क्रोमोसोम। मतलब जब सेल डिवीजन होने वाला होगा तो उस वक्त आपको सेल में क्रोमैटिन थ्रेड विजिबल नहीं होगा। ये क्वेश्चन आता है पेपर में बेटा कि क्रोमैटिन थ्रेड या क्रोमोसोम कब विजिबल होता है, कब नहीं होता है। जब सेल डिवाइड होने वाला होगा तो उस वक्त आपको सेल में बेटा क्रोमैटिन थ्रेड नहीं दिखेगा, तो क्या दिखेगा, क्रोमोसोम दिखेगा। उस वक्त क्रोमोसोम दिखता है, राइट, क्योंकि देखो दो सेल में जाना है तो क्रोमोसोम को बेटा डिवाइड करना आसान होता है, क्रोमैटिन थ्रेड में आप कैसे इक्वली डिवाइड कर पाओगे, राइट। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमैटिन थ्रेड कंडेंस एंड फॉर्म द क्रोमोसोम। ओके, अब बात करते हैं क्रोमोसोम की। तो क्रोमोसोम कब विजिबल होता है, विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब एक सेल डिवाइड करने वाला होता है तभी आपको क्रोमोसोम विजिबल होता है। क्रोमोसोम बेटा दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक होता है आपका डीएनए, दूसरा होता है प्रोटीन। क्रोमोसोम में दो चीज़ें प्रेजेंट होती है, डीएनए प्रेजेंट होता है और प्रोटीन प्रेजेंट होता है। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आप जानते हो। देखो एक ये जो डीएनए है, मान लो डीएनए आप कुछ ऐसा देखे भी होगे, तो बेटा डीएनए में जीन्स प्रेजेंट होती हैं। मतलब डीएनए के एक सेगमेंट को, डीएनए के एक सेगमेंट को बेटा, एक सेगमेंट ऑफ डीएनए अगर ले लोगे तो उस सेगमेंट ऑफ डीएनए को क्या बोलते हैं, सेगमेंट ऑफ डीएनए को क्या बोलते हैं बेटा, जीन्स। और कौन सा सेगमेंट, वो सेगमेंट फंक्शनल होना चाहिए। फंक्शनल मतलब उसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कैसे इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन अगर है तो उसको क्या बोलेंगे, उस सेगमेंट ऑफ डीएनए को क्या बोलेंगे, जीन्स बोलेंगे। यानी कि जीन्स क्या होता है, एक सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, यानी कि फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए को जीन्स बोलते हैं। क्लियर है, डीएनए, पूरे डीएनए को जीन्स नहीं बोलते बेटा, ये तो जो ब्लू वाला है वो पूरा डीएनए है, पर डीएनए पे जगह जगह पे प्रेजेंट होती हैं जीन्स। क्या प्रेजेंट होती हैं, जीन्स प्रेजेंट होती हैं। जो जीन्स होती है बेटा, जीन्स अगर व्हाट इज जीन्स पूछ ले कोई तो बोलोगे जीन्स आर द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन्स आर द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, मतलब जीन्स कंटेन्स व्हाट, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मतलब हम कैसे होने चाहिए, हमारी हाइट कैसी होनी चाहिए, हमारे बाल कैसे होने चाहिए, राइट। सब कुछ क्या होता है हमारे इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यानी कि जीन्स यानी कि डीएनए यानी कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ओके, तो
बोलते ना कि ये बिल्कुल हमें पेरेंट्स जैसा दिखता है, तो पेरेंट्स जैसा क्यों दिखता है या पेरेंट्स पे क्यों गया है, क्योंकि उसके अंदर उनके पेरेंट्स का जीन्स प्रेजेंट है। ओके, अब बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन जो होते हैं बेटा वो पैकेजिंग प्रोटीन, मतलब इट पैक द डीएनए एंड फॉर्म्स द क्रोमोसोम। प्रोटीन जो होते हैं बेटा वो डीएनए को कंडेंस करने का काम करते हैं और क्रोमोसोम में कन्वर्ट करते हैं। मतलब क्रोमेटिन थ्रेड जो होता है बेटा वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो रहा है, तो और उसका कंडेंसेशन करने में कौन हेल्प करता है, ये प्रोटीन हेल्प करता है। ओके, अब अगर फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस की बात करें बच्चों, तो जो न्यूक्लियस का फंक्शन होता है वो क्या होता है, कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल। मतलब सेल में जो कुछ भी एक्टिविटीज होनी है सब कुछ वो कौन कंट्रोल करता है, हमारा न्यूक्लियस। और राइबोसोम का फॉर्मेशन, यानी कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट न्यूक्लियोलस क्या करता है, राइबोसोम का फॉर्मेशन, तो हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। स्टोर्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और डीएनए और आरएनए जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ स्टोर होती है बेटा, न्यूक्लियस में। कंट्रोल सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, कब सेल को डिवाइड करना है, कब सेल को ग्रोथ करना है, कितना ग्रोथ करना है, सब कुछ कंट्रोल कौन करता है, हमारा न्यूक्लियस। और रेगुलेट द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से अनदर जनरेशन तक जो हेरिडिटरी ट्रेट जानी, जो कैरेक्टर जानी है, सब कुछ कौन कंट्रोल करता है बेटा, रेगुलेट करता है हमारा न्यूक्लियस, क्योंकि उसके इनसाइड प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन थ्रेड, और क्रोमेटिन थ्रेड के इनसाइड प्रेजेंट होता है बेटा डीएनए, डीएनए के इनसाइड जीन्स जो कि हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करती हैं। होप सो कि ये पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनल के बेटा, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बच्चों, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो वो वर्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको डिवाइड कर दिया गया कि वो 3 वर्ड से मिलके बना है। एक है आपका एंडो, दूसरा है प्लाज्मिक, तीसरा है रेटिकुलम। ओके, देखो एंडो मतलब होता है इनसाइड, प्लाज्मिक मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और रेटिकुलम मतलब होता है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुद ब खुद बता रहा है बेटा कि मैं क्या हूँ, बोल रहा है कि मैं एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर हूँ जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड प्रेजेंट हूँ। क्या बोल रहा है कि मैं एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर हूँ जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड प्रेजेंट हूँ। कहाँ प्रेजेंट हूँ, साइटोप्लाज्म में। ओके, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियर। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है बेटा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, और सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन। तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, ऑकर्स इन 3 फॉर्म्स। देखो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बेटा 3 चीजों से मिलकर 3 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ओके, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या होता है, 3 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक हो गया बेटा टैब्यूलर, सिस्टर्ने और वेसिकल्स। टैब्यूलर्स मतलब ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में होगा बेटा, सिस्टर्ने मतलब कुछ ऐसा सा, और वेसाइकल्स मतलब छोटे छोटे, ये पिचका हुआ बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, और वेसाइकल्स मतलब गोल गोल छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होंगे, राइट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और शीट्स प्रेजेंट होते हैं सेल्स के इनसाइड। और 2 तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं बेटा, 2 तरह के कौन होते हैं, देखो एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको शॉर्ट फॉर्म में RER भी बोलते हैं, दूसरा होता है बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको शॉर्ट फॉर्म में SER भी बोलते हैं। देखो RER जो रफ जो टाइप है वो कैसे दिया गया कि जब माइक्रोस्कोप से देखा गया सेल के इनसाइड, तो कुछ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो थे बेटा कुछ रफ दिखे और कुछ बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल चिकने दिखे, राइट। अब जो बिल्कुल रफ दिखे उनको और मैग्नीफाई करके जब देखा गया बेटा, तो देखा गया जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके ऊपर कुछ छोटे छोटे राइबोसोम्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, कुछ छोटे छोटे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, इसलिए उसको बोलते हैं रफ, क्योंकि वो अपीयरेंस उसको देखने से रफ लग रहा था। जो स्मूथ वाला था बेटा उसके ऊपर राइबोसोम एब्सेंट होता है, इसलिए वो क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसका नाम दिया गया। ओके, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है अपीयर्स रफ ड्यू टू राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। रफ क्यों दिखता है बेटा, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए वो रफ दिखता है उसके सरफेस पे, राइट। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर राइबोसोम है तो राइबोसोम आप आगे पढ़ोगे कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल बोलते हैं। मतलब राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, और मेनली फॉर्म्ड ऑफ सिस्टर्ने एंड वेसिकल्स, सॉरी टिब्यूल्स। जो ये मेनली प्रेजेंट होता है ये बना होता है सिस्टर्ने और टिब्यूल्स का। किसका बना होता है, सिस्टर्ने और टिब्यूल्स का। अगर उधर बात कर ले तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो बेटा स्मूथ दिखता है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। और तो और
जो RER है बेटा वो राइबोसोम प्रेजेंट है तो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। जो SER है बेटा उसके ऊपर राइबोसोम नहीं है। अब राइबोसोम नहीं है तो वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, लिपिड और फैट का सिंथेसिस करता है। कौन, SER, उसका फंक्शन हो गया। और किसका बना होता है, ये वेसिकल्स और टिब्यूल्स का बना होता है। वहीं ये सिस्टर्ने और टिब्यूल्स का बना होता है। ओके, जो RER होता है बेटा वो हमेशा न्यूक्लियस के पास, आप देखोगे तो न्यूक्लियस के पास आपको RER मिलेगा, और पेरीफेरी यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास क्या मिलता है बेटा, मिलता है आपको SER, राइट। और जो RER होता है बेटा उसमें इंजाइम्स प्रेजेंट होती है, डिटॉक्सिफिकेशन की अब्सेंट होती है। क्या होती है, जो इंजाइम्स होती है डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि सेल को डिटॉक्सिफाई करने की, अगर कोई टॉक्सिक मटेरियल आ गया तो उसको बाहर या फिर उसको डिटॉक्सिफाई करने का जिम्मेदारी के लिए जो इंजाइम्स होती है बेटा वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, आपके SER में प्रेजेंट होती हैं, RER में अब्सेंट होती हैं। इंजाइम्स फॉर डिटॉक्सिफिकेशन आर प्रेजेंट। ओके, तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस हमेशा आपके पेपर में पूछता है बेटा, तो सो क्या कहिएगा, आप लिख लीजिएगा। ओके, अपने नोटबुक में आपको टेलीग्राम पे पूरा नोट्स मिल जाएगा, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी समझते जाओ। ओके, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। और कौन सा वाला कर रहा था, तो हम अब बता सकते हैं कि RER कर रहा था। और क्या करता है कि लिपिड और फैट मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करता है। कौन कर रहा था, तो SER करता है। और क्या करता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस करता है। क्या करता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब क्या है बेटा, ये आपके बुक में दिया होगा। बायोजेनेसिस का मतलब होता है बनना, मेम्ब्रेन मतलब, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मतलब आप भी पढ़े हुए हो, जो सेल मेम्ब्रेन होता है बेटा वो किसका बना होता था, मेनली तो लिपिड का और प्रोटीन का बना होता था, लिपिड एंड प्रोटीन का बना होता था, राइट, याद है। और जो लिपिड और प्रोटीन होते हैं बेटा वो कहाँ से, कौन देता है उसको, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देता है लिपिड और प्रोटीन। मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता क्या है, प्रोटीन, और स्मूथ वाला बनाता है लिपिड एंड फैट। और यही लिपिड और प्रोटीन और फैट जा करके क्या करते हैं, मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। और इसीलिए बोलते हैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस जो है वो कौन करता है, तो वो करता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 1 मार्क में भी पूछ सकता है कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कौन सा ऑर्गेनेल करता था, तो आप भूलोगे नहीं इसको। ये नहीं बेटा पूरी वीडियो पार्ट 1 की। अब बाकी जो बचा हुआ आपका सेल का कंटेंट वो हम एक नेक्स्ट पार्ट 2 में कवर कर लेंगे बेटा। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर जरा से भी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके जाइएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए बेटा। थैंक यू।